नमस्कार। लोकतंत्र की असली ताकत है जनता। उनके मत की ताकत कैसे सिंहासन हिला सकती है और चाहे तो कैसे एक नए चेहरे को सत्ता पर बिठा सकती है, इसी की वानगी आज पूरा देश देख रहा है। 4 राज्य, एक संघ शासित प्रदेश के चुनावों की मतगणना जारी है और इस वक्त रुझानों के साथ साथ नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं जनादेश, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज है तारीख 4 मई 2026 और ये तारीख पूरा देश याद रखेगा जब देश के चुनावी इतिहास ने करवट ली और नया अध्याय लिख डाला। बीजेपी के पितामह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में मोदी शाह ने पहली बार कमल खिला दिया। ममता बनर्जी के 15 वर्ष के शासनकाल में सेंध लगाकर पहली बार पश्चिम बंगाल का किला बीजेपी ने फतेह कर लिया। वहीं एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला तमिलनाडु में, जहां अभिनेता विजय के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई पार्टी राज्य की दिग्गज पार्टियों को सत्ता से बेदखल करते हुए सबसे बड़ी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। यह है आज की बड़ी खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में भाजपा की आंधी में उड़ी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस। 2/3 सीटों पर भाजपा की बढ़त, 100 सीटों से नीचे पहुंची टीएमसी। असम में भाजपा हैट्रिक की ओर। भाजपा की अगुवाई में एनडीए 100 सीटों के करीब। कांग्रेस के गौरव गोगोई जोरहाट से हारे चुनाव। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की ब्लॉकबस्टर एंट्री। विजय की पार्टी टीवीके 100 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। मुख्यमंत्री स्टालिन कोलाथूर से हारे चुनाव। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन यूडीएफ ने 100 का आंकड़ा किया पार। देश से लेफ्ट का आखिरी किला ढहा। बीजेपी के लिए भी गुड न्यूज। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एनडीए का जादू बरकरार। एआईएनआरसी की अगुवाई में एनडीए फिर से बहुमत के आंकड़े के पार। और शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से करते हैं, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे भाजपा मुख्यालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे के करीब पहुंचेंगे भाजपा मुख्यालय, जहां महाजश्न की तैयारी की गई है। बंगाल और असम में भाजपा ने अपने बलबूते सरकार जो बनाई है, असम में तीसरी बार हैट्रिक लगाई तो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल में 200 के आंकड़े के पार पहुंच गई है भाजपा और असम में भी 100 के आंकड़े के करीब नजर आ रही है भाजपा। और वहीं पुडुचेरी की बात करें तो एनडीए ने फिर से किया है बहुमत का आंकड़ा पार। 5 प्रदेशों में से 3 प्रदेशों में एनडीए का ही जादू चला। केरलम में 3 सीट पर खिला कमल। भाजपा 3 सीट को लक्ष्य मानकर चल रही थी कि ये 3 सीटें हासिल करनी है और इस वक्त के आंकड़े दिखा रहे हैं कि केरलम में 3 सीटों पर भाजपा कमल खिलाने में सफल रही है। तो जिस तरीके का जनादेश इन 4 राज्य और एक संघ शासित प्रदेश में सामने आया है, उसके बाद भाजपा मुख्यालय में जश्न की तैयारी पूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज शाम लगभग 6 बजे के करीब पहुंचेंगे भाजपा मुख्यालय, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करेंगे, जनता का धन्यवाद करेंगे। लेकिन जो बड़ी बात, बड़े लक्ष्य लेकर मोदी शाह की जोड़ी लगातार आगे बढ़ रही थी, वो लक्ष्य हासिल किए गए हैं। और इसीलिए शाम 6 बजे जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो प्रधानमंत्री का वहां आगमन करने के लिए पूरे उत्साह के साथ भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के तमाम बड़े नेता और दिग्गज यहां उपस्थित होंगे। तो यहां अगर आज के जनादेश की बात करें तो इसलिए मैंने शुरुआत इसी बात से की कि आज इतिहास रचा गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा कमल खिलाने में सफल रही है। पहली बार अंग बंग
कलिंग का जो नारा दिया भाजपा के नेता अमित शाह ने, उसे पूरा भी कर दिखाया। यानी जो सपना देखा जा रहा था कि जिस हिंदुत्व की विचारधारा को पश्चिम बंगाल में भी लागू करने की बात की जा रही थी, वो सपना दरअसल आज पूरा हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर कमल खिला, ये भाजपा की विचारधारा की भी बड़ी जीत है। और पश्चिम बंगाल एक ऐसा गढ़ था जहां सेंध लगाने में भाजपा पहले नहीं सफल हो पा रही थी, लेकिन एक दूरदर्शी सोच के साथ बीजेपी आगे बढ़ी और 3 से 77 और उसके बाद अब 200 के पार आंकड़ा जाता हुआ पिछले 3 चुनावों से अब चुनाव तक की बात करें तो 5 प्रदेशों में से 3 यानी 2 राज्य एक संघ शासित प्रदेश में भाजपा ने ही कमल खिलाया। केरल में भी अगर 3 सीटों पर भाजपा का कमल खिला है तो ये भी महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव से पहले की बात करें 2016 में तो 3 ही सीटों पर भाजपा पहुंच पाई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्ट्रैटेजी लेकर बीजेपी आगे बढ़ी, उसके तहत इस बार पश्चिम बंगाल में 15 साल के ममता के कार्यकाल को खत्म कर दिया और भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया। यानी अब सत्ता पर काबिज हो रही है भाजपा। जो वायदे किए गए विभिन्न राज्यों में, जो बात कही गई और जो बदलाव की राजनीति लाने की बात हुई, वो सब सफल साबित हुई। तो भाजपा का जादू चला, भाजपा के जो संकल्प, जो वायदे किए गए, उन पर जनता ने विश्वास किया। और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह वे लगातार पश्चिम बंगाल में बने रहे और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैलियां वहां पर हुई और जिस तरीके से अलग ममता बनर्जी के सभी कार्ड्स को फेल किया भाजपा ने, उनकी काट साथ साथ देती गई भाजपा, वो सब ये दिखाता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में जिस स्ट्रैटेजी के साथ, जिस सोच के साथ भाजपा जमीन पर उतरी थी, वो कारगर साबित हुई। तो पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा जीती है तो उसके क्या बड़े फैक्टर्स हैं आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा की एक तरीके से सुनामी आई है 77 से सीधे 200 के पार। एक बड़ा फैक्टर जो माना जा रहा है वो है हिंदुत्व की लहर। जिस तरीके का मुस्लिम तुष्टीकरण ममता बनर्जी कर रही थी, उसके बाद हिंदुत्व की जिस लहर और हिंदुओं को जो आश्वासन दिया गया कि आप वोट करिए, सुरक्षा आपको दी जा रही है, ये हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसके साथ खड़े हुए नजर आए वोटर। घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा था, जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हुई, उन सच्चाइयों को वापस सामने रखा गया और जिस ठोस तर्कों के साथ रखा गया, जनता ने उसको भी समझा और साथ दिया। लेकिन घुसपैठ से ही जुड़ा हुआ है एसआईआर का मुद्दा। एसआईआर एक बड़ा फैक्टर था। हालांकि ममता बनर्जी बार बार ये कहती रही कि जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है, इसके अगले की प्लेट में चलते हैं, वहां पे एसआईआर की बात उन्होंने की कि एसआईआर के कारण लोग पहुंचे हैं। यानी वो अपने पक्ष में जिस बढ़े हुए मत प्रतिशत को मान रही थी, दिखा दिया जनता ने कि एसआईआर उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। जो हो रहा है वो पारदर्शी तरीके से हो रहा है, क्योंकि उसी के तहत मुस्लिम तुष्टीकरण की भी काट रही है। वही एंटी इनकम्बेंसी, 15 साल का शासनकाल ममता बनर्जी का, लेकिन इन 15 सालों में ममता बनर्जी ने जो किया उसके खिलाफ एक तरीके के असंतुष्ट वोटर नजर आए। महिला वोटर पर लगातार बीजेपी ने निशाना साधा। न केवल संकल्प पत्रों में उनके लिए तमाम बातों की घोषणा की गई, बल्कि महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधा और उसको लेकर महिलाएं भी, जहां पहले हम देखते रहे विभिन्न राज्यों में महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही हुई बात पर विश्वास करके आगे बढ़ती है, इस बार भी महिला वोटर ने साथ दिया। भ्रष्टाचार, कुशासन, ये तमाम वो बातें थी जिनको लेकर भाजपा जनता के बीच आई और मुखरता से इन बातों को सामने रखा। ये जो बाहरी नैरेटिव है, ये बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि अभी तक बाहरी नैरेटिव को ही एक बड़ा कार्ड बनाकर ममता बनर्जी खेलती रही, लेकिन ये बाहरी नैरेटिव को लगातार बीजेपी ने इस बार काट दिया। स्थानीय नेताओं को ज्यादा तरजीह दी गई, संगठन की शक्ति सबके सामने है, किस तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट की गई, बूथ मैनेजमेंट की गई, और इसी का नतीजा है कि ये सब परिणाम हमारे सामने नजर आए हैं। लेकिन भाजपा की जीत की ये जो लय है, इस पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाजपा की रणनीति दिखाती है कि एक बार कोई राज्य की सत्ता आपके पास आ गई तो पूरी तरह उस लय को, जीत की लय को उस राज्य में बरकरार रखना है। कैसे ये लय लगातार बरकरार है, कुछ उदाहरण आपके सामने। गुजरात तो एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, हालांकि असम में भी अब इस बार हैट्रिक हुई है, लेकिन गुजरात की बात करते हैं तो 7 बार यहां पर एक बार सत्ता में आ गई तो उसके बाद लगातार निरंतर 7 चुनावों में जीत हासिल करना, ये एक इतिहास हो सकता है। छत्तीसगढ़ 23 सालों में हार,
गुजरात में जहां रिकॉर्ड हो सकता है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 23 सालों में सिर्फ एक ही हार भाजपा को मिली है। हरियाणा की बात करें तो 2014 के बाद निरंतर सरकार बनाती आ रही है भारतीय जनता पार्टी। 3 बार हरियाणा में भी बन चुकी है सरकार। उत्तर प्रदेश हम जानते हैं 2017 में, और उसके बाद 2022 के अंदर भी सरकार बनाई। 2027 में क्या होगा यही बात देखने वाली होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी लगातार सरकार बनाई है। 37 साल बाद किसी पार्टी की रिपीट सरकार बनी थी भाजपा की। असम की बात करें, जैसा हमने कहा 2016, 21 और 2026 हैट्रिक लगाई है इस बार भाजपा ने असम में। लगातार 3 बार बनाई है यहां सरकार। त्रिपुरा की बात करें तो यहां भी 2018 के बाद पहली बार सत्ता में आने के बाद 2018 में भाजपा ने अपने आप को 2023 में फिर से रिपीट किया है। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर जो एक मिथक चल रहा था कि हर बार सरकार बदलती है, उस मिथक को तोड़ते हुए भाजपा 2017 में सत्ता में आई, तो उसके बाद 2022 में भी वो वापस सत्ता में आई। यानी जहां हर बार सरकार बदलती रही थी, वहां इस बार इस मिथक को तोड़ दिया। गोवा की बात करें, गोवा में भी लगातार 3 चुनाव जीते हैं भारतीय जनता पार्टी ने। लगातार सरकार यहां बनाते रहे, कभी गठबंधन में तो कभी अकेले दम पर, लेकिन गोवा में भी लगातार 3 चुनावों से भाजपा ही सरकार बनाती आ रही है। ये तमाम वो राज्य हैं जो दिखाते हैं कि कैसे भाजपा एक बार सत्ता में आए तो पकड़ कर रखती है अपनी सत्ता पे अपनी पकड़ को। मणिपुर में भी हम जानते हैं 17 के बाद 2022 में लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में 2019 में सरकार बनाई, तो उसी के बाद मणिपुर के आगे अरुणाचल प्रदेश, जहां पे 2019 के बाद 2024 में भी लगातार बीजेपी की ही सरकार बनी है। यानी ये जो जीत की लय है, इसे बीजेपी निरंतर जारी रखती है, बरकरार रखती है। और इस वक्त पश्चिम बंगाल से जो बड़ी खबर आ रही है उसको भी आपके सामने रखना चाहेंगे। भाजपा के सत्ता में आने के संकेत है यहां, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, नवाग में सुरक्षा बढ़ाई गई है, केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। राज्य सचिवालय के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि घर जाते समय फाइल और पेन ड्राइव साथ ना लेकर जाएं। हम जानते हैं किस तरीके से चुनाव आयोग ने इस बार सुरक्षा के सारे इंतजाम किए, और उसके बाद किसी भी बिंदु पर कमी ना रहे, इसको लेते हुए ये तमाम निर्देश जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, कर्मचारियों के बैग की तलाशी के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों का ये दावा है कि सरकार बदलने के संकेत मिलते ही फाइल हटाने की कोशिश की जा रही थी। कर्मचारियों ने सुरक्षा बढ़ाने के कदम का स्वागत किया है, क्योंकि पहले जो सरकार ममता बनर्जी की थी, अब चूंकि सरकार बदल रही है, 15 साल का शासनकाल अब खत्म हो रहा है, तो ऐसे में सरकारी कार्यालयों की फाइलों में जो तथ्य दबे होते हैं, कहीं उन्हें तो हटाने का प्रयास नहीं करेंगी टीएमसी। इसी को देखते हुए ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं और नवान्न में सुरक्षा बढ़ाई गई है। और ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि सरकारी फाइलों में से किसी भी फाइल को गायब ना किया जाए, सारा डेटा सुरक्षित रखा जाए। इसीलिए राज्य सचिवालय के कर्मचारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे कोई पेन ड्राइव लेकर नहीं जाएंगे, कोई फाइल साथ लेकर नहीं जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है ताकि जो नई सरकार आए उसको जो तथ्य है वो ज्यों के त्यों मिले। कर्मचारियों की बैग की भी तलाशी ली जानी चाहिए, ये बात भी इस वक्त सामने आ रही है। ये तमाम निर्देश दिए गए हैं और सरकारी कर्मचारियों का ही स्वयं ही उनकी तरफ से ये बात कही गई है, उनका ये दावा है। हालांकि वो इस बात को वेलकम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार बदलने के संकेत मिलते ही फाइल हटाने की कोशिश हो सकती है और हो रही है, और इसी वजह से उन्होंने इस कदम का स्वागत भी किया है। और ये महत्वपूर्ण बात है कि सरकारी कर्मचारी स्वयं इस बात को मान रहे हैं कि ये जो कदम निर्देश उठाए गए हैं, ये निर्देश उनके लिए सही है, सरकार के लिए सही है, क्योंकि भाजपा अब बंगाल की सत्ता पर आने वाली है, ये संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। और इसी के मद्देनजर राज्य सचिवालय में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो इस वक्त नई सरकार के स्वागत के लिए तैयार हो जाएगा राज्य सचिवालय जब सभी परिणाम आ जाएंगे, और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि उससे पहले ही इस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि कुछ भी गलत ना हो पाए। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष निर्देश। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने दिखा रहे हैं। फिलहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे रिपोर्टर्स और मेहमानों के साथ। आप देखते रहें जनादेश। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं,
पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़िया। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स और मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम दिखा रहे हैं आपको जनादेश, और जनादेश में हम बात कर रहे हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से बीजेपी ऑफिस से सीधे जुड़ रहे हैं प्रोसेनजीत बख्शी, हमारे कलीग, हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी। सेंट्रल एवेन्यू से सौरभ दत्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानीपुर से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो साथ ही हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रोशन लाल गौड़ जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार जी राजनीतिक जानकार हैं, और सुजीत दासगुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले प्रोसेनजीत आपके पास आना चाहूंगी। ये जो राज्य सचिवालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, दिशा निर्देश नहीं कहना चाहिए, इनको स्पष्ट निर्देश कहा जाना चाहिए, जो राज्य सचिवालय ने दिए हैं वहां के कर्मचारियों के लिए, उनके क्या मायने हैं? नहीं, देखिए ममता, 2011 में इस तरह की एक घटना घटी थी। वहाँ पे जब वाम मोर्चे की सरकार की पतन और तृणमूल कांग्रेस की सरकार गठित हुआ, उस समय पे राइटर्स बिल्डिंग में सेक्रेटेरिएट हुआ करता था। तो उस समय पे वाम मोर्चे की तरफ से इस तरह से फाइलें जलाया गया था और फाड़ा गया था। तो इस समय ऐसा कुछ ना हो जाए, मेरे ख्याल से सौरभ के पास ऐसा खबर होने के बाद सौरभ ने तुरंत नवान्न पहुंच गए और वहां पे वो जो सरकारी कर्मचारी है उनसे बात किया है, और वहां पे जो सीआरपीएफ है उनकी तरफ से जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी बढ़ाया गया है। और सबका जो ऑफिस से निकलने की समय पे फ्रिस्किंग जिसको कहते हैं, उस फ्रिस्किंग की जो ऑर्डर दिया गया है, मतलब उस तरह से जो लिखित ऑर्डर नहीं है, लेकिन इस तरह से एक माहौल बनाया गया है। और मैं अभी बीजेपी ऑफिस में हूं, यहाँ पे भी मैं सुन रहा था कि ऐसा हर एक सरकारी ऑफिस में, ये सॉल्ट लेक में काफी सारे सरकारी ऑफिस है, यहाँ पे भी ऐसा ही बताया गया है। और यहाँ पे भी सीएपीएफ लगाया गया है, और जो भी ऑफिस करके बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है, काफी लोग ऑफिस में आए। वैसे सबसे जरूरी बात यह है कि आज की जो काउंटिंग के बारे में सुनने के लिए काफी सरकारी जो लोग हैं, वो कर्मचारी है, वो छुट्टी भी ले चुके हैं। तो ये भी एक कहने का इंफॉर्मेशन है। तो ये ऐसी, क्योंकि लोगों का कहना है कि फाइलों में काफी कुकर्म, कुशासन की बात जो आप कह रही थी, ये कुशासन की काफी सारे चीजें ये फाइलों में दबा हुआ है। और हो सकता है कि जो सरकारी फेडरेशन है तृणमूल कांग्रेस की, इसकी तरफ से दबाने की कोशिश, फाड़ने की कोशिश, जलाने की कोशिश हो सकता था। तो इसे रोकने के लिए ऐसा ही कुछ निर्देश, दिशा निर्देश दिया गया है, जिसके बारे में और कुछ शायद सौरभ बोल सकते हैं। जी सौरभ, आप ही के पास आना चाहेंगे, क्योंकि आप स्वयं सेंट्रल एवेन्यू में खड़े हुए हैं इस वक्त, तो इस पर और जानकारी आपकी ओर से जानना चाहेंगे। चुनाव आयोग के सीईओ से बात हुआ था। सीईओ मनोज अग्रवाल का कहना है कि नवान्न से लेकर नवान्न और सारे जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पर कहा गया है कि कोई भी घटना ना घटे, इसके लिए अलर्ट एक जारी किया गया है। तो उसके लिए केंद्रीय बल तैनात किया गया है। लेकिन साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारी है उन्हीं से ये बात उठकर आई है कि नवान्न, आप जानती है कि 15 साल की शासनकाल में, ममता बनर्जी की 15 साल की शासनकाल में एक से बढ़कर एक घोटाले सामने आए हैं। चाहे वो राशन घोटाला हो, चाहे वो शिक्षक घोटाला हो,
फिर 100 दिन रोजगार को लेकर जो अनियमितता सामने आया था, मिड डे मील का जो सामने आया था, ये सारे जो घोटाले हैं, कोयला घोटाले, गाय तस्करी, ये जो सारे मामले हैं, इस सारे मामले में सरकारी कर्मचारी का कहना है कि ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब भी स्टेट सेक्रेटेरिएट में दबा हुआ है। तो इसी के चलते उनका कहना था कि फाइल वो सीधा रिलेट कर रहे हैं कि आईपैक के घर पर, जब आईपैक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर जब ईडी का छापा हुआ था, तब ममता बनर्जी खुद वहां से पहुंच गई थी और फाइल लेकर चली आई थी। तो इसके साथ साथ उनका कहना है कि आज दोपहर के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पे भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो इसीलिए कोई सरकारी कर्मचारी कोई पेन ड्राइव या फिर कोई फाइल अपने बैग पे लेकर वहां से निकल ना जा सके, इसी के लिए सरकारी कर्मचारी के एक मोर्चा वहां पर जमायत हुए, एकजुट हुए, बाहर वो नारेबाजी किए, इस सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो नारेबाजी किए। ममता बनर्जी की जो सरकार थी उसके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गया और उसी के चलते उन्होंने एक कर्मचारियों का जो कहना है, उनका कहना है कि उनसे कोई ये जो तलाशी हो रहा है इससे उनके कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो ये सारे घोटाले के जो असली जिम्मेदार है उन तक बात पहुंचे और कार्रवाई आगे बढ़े। तो ये सारे नजारे, एक तरफ सेलिब्रेशन का माहौल है जैसे आप पीछे देख रहे हैं, जी आपके पीछे हम देख सकते हैं बीजेपी के झंडे लेकर कार्यकर्ता भी यहाँ से गुजर रहे हैं। हाँ, एक तरफ सेलिब्रेशन का माहौल है और दूसरी तरफ नवान्न जैसे स्टेट सेक्रेटरीट सहित, जैसे प्रसन्नजीत बोले कि और भी सरकारी जो ऑफिस है, उन सारे ऑफिस में भी नजर है, कर्मचारियों का नजर है, ताकि एक भी घोटाले का सूत्र इधर से ना उधर हो। बढ़ सकता है। जी सौरभ, इस वक्त हमारे साथ नीरज बने हुए हैं, क्योंकि भवानीपुर वो सीट है जहां से ममता बनर्जी लगातार, पीछे हमें देख रहे थे कि आगे बढ़ रही थी 17,000 से, लेकिन ये गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा था। नीरज, इस वक्त के आंकड़े क्या तस्वीर देते हैं? 17,000 से 7,000 तक गैप आ गया था। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी आ रही है वो गैप और काफ़ी कम हो गया है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ताओं को देखें, भवानीपुर जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे उत्साहित हैं और उनका ये कहना है कि भवानीपुर सीट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि अभी भी 2-3 चरणों की जो काउंटिंग है वो बाकी है। और आपको बता दें कि इस भवानीपुर काउंटिंग सेंटर पर शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी दोनों ही काउंटिंग सेंटर के अंदर हैं। और कुछ समय पहले थोड़ा तनाव भी देखा गया था जब टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें झड़प हुई थी। हमारे कैमरामैन मोर मुकुट आपको दृश्यों को दिखाएंगे, आप दूर दूर तक देखिए। भवानीपुर काउंटिंग सेंटर के बाहर ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस समय जश्न के एक तरीके से पूरे मूड में हैं। और आप देखें, उनको ये विश्वास है कि भवानीपुर से एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी, जिस तरीके से नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था, उसी तरीके से शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट से भी ममता बनर्जी को हराएंगे। भवानीपुर सीट आपको बता दें कि टीएमसी का जो गढ़ है वो रही है, लेकिन जिस तरीके से फाइट शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर लड़ी है उसको देखकर जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। और आप देखें कि किस तरीके से काउंटिंग सेंटर और उसके बाहर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और इसके साथ जगह जगह पटाखे हैं वो भी फोड़े जा रहे हैं, क्योंकि इतनी प्रचंड संख्या में जो सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। और उनका ये कहना था कि जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह की राजनीतिक हिंसा, जिस तरह का करप्शन, कटमनी यहाँ पर देखी गई थी, उसी का जवाब यहाँ की जो जनता है उसने दिया है। और आप देखें कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हुए और एक उत्साह का जो माहौल है वो आपको भवानीपुर काउंटिंग सेंटर के बाहर दिखाई दे रहा है। काउंटिंग सेंटर का आपको दृश्य दिखाऊंगा, हमारे कैमरामैन आपको उन दृश्यों को दिखाएंगे। ये काउंटिंग सेंटर के बाहर का दृश्य है और यहाँ पर उस काउंटिंग सेंटर के अंदर ममता बनर्जी और इसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी दोनों ही मौजूद हैं। और कुछ समय का इंतजार किया जा रहा है कि वहाँ से जो जीत का जश्न है क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाएंगे, क्योंकि उनको उम्मीद है कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को एक बार फिर चुनावों में हराएंगे, जिस तरीके से नंदीग्राम में हराया था। नजर बनाए रखें, लेकिन इस वक्त बता दें कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो दिख रहा है उसके हिसाब से तृणमूल की
ममता बनर्जी के इस वक्त जो आंकड़ा दिख रहा है भवानीपुर से वो 46,726 वोट, शुभेंदु अधिकारी के नाम पर इस वक्त 41,377 वोट, लेकिन एक वक्त था जो 17,000 का गैप था यहाँ पे, वो कम होता जा रहा है लगातार। ये जरूर देखने वाली बात है। हालांकि नंदीग्राम से जरूर हम जानते हैं कि शुभेंदु आगे ही लगातार चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे सुरजीत जी आपसे अगर मैं ये सवाल लेना चाहूँ, क्योंकि भवानीपुर सीट इंपॉर्टेंट रही है, ये जो आंकड़ों का उलटफेर नजर आ रहा है इस वक्त का, इसकी कहानी कैसे बयां करेंगे आप? कल रात को ही शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस वार्ता करते समय कहा था कि भवानीपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि कई इलाके मुस्लिम बहुल हैं और शेष जो है वो हिंदू बहुल हैं। और आज सुबह भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम में एक डिवाइड हो गया है, और इस वजह से जब जब मुसलमान क्षेत्रों से रुझान आते हैं तो वहां पर ममता बनर्जी की बढ़त दिखती है, और जब हिंदू इलाके आते हैं तो फिर से ये जो गैप है वो कम करते हैं, और कभी कभी शुभेंदु अधिकारी आगे भी निकल जाते हैं। इसकी व्याख्या तो वो पहले ही कर चुके थे। और देखिए, ये इसमें एक और कहानी जो छिपी ये है, क्योंकि कलकत्ता में मैं कई वर्षों तक रह चुका हूं, उस समय भवानीपुर की डेमोग्राफी का ये चरित्र नहीं था। ये हाल ही की बात है, तो चाहे घुसपैठिए की बात हो या फिर अन्य जगहों से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से भी मुसलमान आए हों, तो इसलिए ऐसे इलाके कलकत्ता के जो कि एक समय वहां पर कुछ विशेष उपस्थिति नहीं थी मुसलमानों की, आप वहां कलकत्ता में पार्क सर्कस को अलग कर दीजिए, लोअर सर्कुलर रोड अलग कर दीजिए, कोलूटोला लेन अलग कर दीजिए, डायमंड हार्बर का मेटिया ब्रूज अलग कर दीजिए, इनके अलावा शेष कलकत्ता में ऐसी मुसलमानों की ऐसी भीड़ नहीं थी कि वो किसी चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभा सके। लेकिन इन दिनों ये देखने को मिल रहा है, और आसपास के कई और क्षेत्र जो हैं, जैसे बालीगंज है, रासबिहारी है, वहां पर भी ऐसे रुझान मिल रहे हैं कि जहां पर जो डिफरेंस है, जो अंतर है भाजपा और तृणमूल के बीच में, वो कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कोई आगे निकल जाता है, कभी कोई और आगे निकल जाता है। जी, तो यानी आंकड़ों पर नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि बहुत सी सीटों पर अभी परिणाम आने बाकी हैं, और रुझानों में जब वार्ड दर वार्ड गिनती होती है तो फिर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन ये दृश्य सीधे आपको दिखा रहे हैं हिमंत बिस्व शर्मा, जो कैमरा से घिरे हुए हैं और कार्यकर्ता उनके आसपास, क्योंकि ये जश्न का वक्त है। असम में हैट्रिक लगाई है हिमंत बिस्व शर्मा ने, और जब से वे बीजेपी में आए हैं कांग्रेस को छोड़कर, तब से निरंतर हम देख रहे हैं पूर्वोत्तर में बीजेपी का उदय लगातार होता ही जा रहा है। एक बार जब उदय हुआ तो उसके बाद बीजेपी की पैठ पकड़ मजबूत होती चली गई। और जब हम बात असम की करते हैं तो हिमंत बिस्व शर्मा ने जिस स्ट्रैटेजी के साथ, जिस हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर वे आगे बढ़े, ये इस बार के चुनावी नतीजे ये दिखाते हैं कि जनता ने उसे स्वीकारा। जिस जमीनी सच्चाई को वो लोगों के बीच लेकर गए, विकास के साथ साथ उन्होंने तमाम अन्य मुद्दों पर भी ध्यान दिया, उसी का ये कारण है। ये जो विक्ट्री साइन नजर आ रहा है, ये विक्ट्री साइन यही दिखाता है कि तीसरी बार सत्ता पर एक राज्य में अगर आप काबिज होते हैं तो वे प्रयास के कारण, विकास के कारण ही संभव हो पाता है। और इस वजह से असम में आप देख सकते हैं सबके आंकड़े 126 में से 101 पर है भाजपा गठबंधन, तो 101 पर एनडीए आगे बढ़ रहा है। असम में 101 सीट, सोचिए 126 में से अगर तीसरे कार्यकाल में भी 101 सीट लेकर आती है पार्टी, तो इसका मतलब है कि बहुत मजबूत पकड़ रही है, जमीनी पकड़ रही है। हम जानते हैं कि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, लेकिन उस सब के बावजूद अगर सरकार, अगर प्रशासन काम नहीं करेगा, अपने वायदों को पूरा नहीं करेगा, तो जनता चुनावों में उन्हें सत्ता से हटाने की ताकत रखती है। ये हमने अन्य राज्यों में देखा है। लेकिन यही अगर हम बात करें इस राज्य की, असम की, तो जाहिर है कि ये जो आंकड़े दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता पर काबिज होकर ये दिखा दिया है कि जनता जो चाहती है वे वो कर रहे हैं, और इसलिए जनता उनको वापस सत्ता में लेकर आई है। यहाँ पे रविंद्र कुमार जी, आपसे यहाँ पे सवाल लेना चाहूंगी, लेकिन असम को लेकर, असम के ये जो आंकड़े हैं ये किस तरह की तस्वीर देते हैं? हम जानते हैं कि तमाम मुद्दे उठाए गए, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि हिमंत बिस्व शर्मा बहुत ज्यादा मियां मुस्लिम जैसी बातें करते हैं, हिंदुत्व के एजेंडे को खुलेआम आगे बढ़ाते हैं।
देखिए खुद हिमंता ने कहा और ये हकीकत है कि ज्योग्राफिकल अगर देखा जाए तो असम में कहीं ना कहीं काफ़ी पोलराइजेशन हुआ और डेमोग्राफी भी काफ़ी चेंज हुआ है। कभी 16-17% वहाँ मुस्लिम थे, आज वहाँ पर 37-38 लगभग 40% तक मुस्लिम पहुँच गए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वो 80% तक 70% तक है और वोट को वो प्रभावित करते हैं। लास्ट जो वहाँ पर डिलिमिटेशन हुआ है तो उसके कारण से कहीं ना कहीं कई ऐसे सीट हुए हैं जो उनसे मुक्त हुए, ऐसा बीजेपी का मानना है। और दूसरी बात है, हिमंत विश्व शर्मा ने विकास किया वहाँ पर। पहले कभी गुवाहाटी से आगे नॉर्थ ईस्ट का कोई नाम लेने वाला नहीं था। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली से आप बैठिए और नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी किसी भी राज्य की राजधानी में चल जाइए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। लेकिन असम में जो विकास हुआ उसमें कहीं ना कहीं अगर एग्रेसिव तरीके से विकास किया है तो हिमंत विश्व शर्मा ने न सिर्फ डेवलपमेंट किया है बल्कि असमिया प्राइड को भी उन्होंने आगे लाया है। उन्होंने शंकर नामदेव की 5 लाख लगभग एकड़ जमीन जो अतिक्रमण था उसमें 2.5 लाख एकड़ जमीन लगभग उन्होंने मुक्त कराया है और साफ तौर पर कहा है कि ये बांग्लादेशी लोग जो रोहिंग्या इस पर कैप्चर किए थे, आगे आने वाले दिनों में मैं उससे भी छुड़ाऊंगा। तो ये असम में शंकर नामदेव का काफ़ी प्रभाव रहा है, लोग उनको पूछते हैं। तो ऐसे विकास भी किया उन्होंने और एक हिंदुत्व भी किया। और तीसरी बात है कि जो वहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हैं उनको पुशअप भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक वीडियो आया था, बांग्लादेश ने उस पर आपत्ति भी जताया था कि कई ऐसे सैकड़ों की संख्या में लोगों को पुशअप किया, आप आधार कार्ड जमा करिए, आपको बॉर्डर से क्रॉस कर जाइए। तो एक कई रणनीति है उनका, हिमंत विश्व शर्मा का, जिसके कारण से ये नतीजा है। और एक आखिरी बात बता दूं कि कांग्रेस मुक्त अगर कहा जाए तो कर दिया है असम में नेताओं को लेकर। अगर देखा जाए वोट बैंक है अभी भी कांग्रेस का वहां पर, लेकिन नेतृत्व विहीन हो गया है। गौरव गोगोई को वहां पर भेजना पड़ा है, कोई नेता वहां नहीं है, उनका पूर्व अध्यक्ष तब बीजेपी में शामिल हो गया। बिल्कुल, और ये दृश्य हम दिखा रहे हैं आपको, बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे पहुंचे हैं हिमंत विश्व शर्मा असम में और गुवाहाटी में। और ये दृश्य भी दिखाते हैं कि ये जो जश्न जिस तरीके से इतने महीनों सालों के प्रयास जो थे उनका फल मिलता नजर आ रहा है। रोशन और गौर जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जो दृश्य होते हैं इनका इंतजार सबको रहता है कि हम जीते और जीत के बाद वो जो खुशी होती है वो सब नजर आती है। बिल्कुल, मैं भी कुछ देर पहले बीजेपी हेडक्वार्टर यहाँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से ही आ रहा हूँ, तो वहाँ बड़ी संख्या में जो बीजेपी के समर्थक हैं और कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में पहुँचे और भी प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे। तो दरअसल जैसे आपने कहा कि ये मौका होता है कार्यकर्ताओं को अपने जश्न मनाने का, और जो उन्होंने मेहनत की होती है, ये जीत एक दिन की मेहनत नहीं है, इसमें कई साल लग जाते हैं। और असम में तो ये हैट्रिक हो रही है, यानी लगातार तीसरी बार वहाँ बीजेपी सत्ता में आ रही है, ये बड़ी उपलब्धि है। तो इसके पीछे जो 2 कारण, एक तो अभी जो रविंद्र जी ने बताए, और एक कारण जो मुझे लगता है कि हिमंत विश्व शर्मा का जो आक्रामक चुनाव प्रचार रहा है, उन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ आक्रामक प्रचार किया, और जो उन्होंने वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो घुसपैठ का मुद्दा था, वो बहुत ही आक्रामक तौर पे उठाया। तो असम की जनता को लगा कि जो उनकी ज़मीन है उनका हक मारा जा रहा है, उनकी स्कीमों का लाभ दूसरे जो लोग हैं वो ले रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने विश्वास जताया है। तो हेमंत विश्व शर्मा मुझे लगता है कि वहाँ पोस्टर बॉय बन गए हैं और उनके नाम पर वहाँ बीजेपी ने चुनाव लड़ा और उन्होंने उसको सफल भी करके दिखाया। पिछली बार से उनकी लगभग करीबन 17-18 सीटें एक्स्ट्रा आ रही हैं, जो अतिरिक्त पिछले साल से आ रही है। बिल्कुल 100 का आंकड़ा तो पार कर चुका है ये गठबंधन, और इसमें देखना होगा कि कहां जाकर रुकती है ये गाड़ी। दरअसल प्रोफेसर सुधीर सिंह, आपको क्या लगता है इस बात को लेकर, अगर हम आगे चर्चा को बढ़ाना चाहें? असम की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमने देखा बड़े उतार चढ़ाव आए थे जब चुनाव हो रहा था, चुनाव प्रचार हो रहा था, हिमंत विश्व शर्मा की वाइफ को लेकर भी तमाम बातें हुई, लेकिन आज जब एक कमेंट किया तब उस वक्त हिमंत विश्व शर्मा ने इस बात को सामने रखा कि पवन खेड़ा को लेकर उन्होंने कुछ शब्द भी कहे। लेकिन जब इस तरीके के परिणाम आते हैं तो उसके बाद सत्ता पर वापसी होने के बाद ये जो राजनीतिक उठापटक लगातार चुनाव प्रचार में देखी जाती है, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये खत्म हो जाएगी या फिर आजकल ट्रेंड बदलता भी नजर दिखता है आपको? देखिए, चुनावी प्रचार के दौरान काफ़ी चीज़ें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होता है। उस वक्त भी चुनावी प्रचार के दौरान दोनों पक्षों के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, लेकिन जब जनादेश आ जाता है तो जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है, दोनों को बड़े ही शालीनता से उसको स्वीकार करना चाहिए। गौरव गोगोई को वहाँ भेजा गया, लेकिन गौरव गोगोई भी अपना विधानसभा चुनाव हार गए। ये इस बात को बताता है कि असम की जनता किस तरह से कांग्रेस से विमुख होती जा रही है। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि जिस प्रदेश पर, जो कि पूरे पूर्वोत्तर की नाक है, उस असम एक ऐसा प्रदेश है जिससे चारों तरफ से घिरा हुआ है। जनता को हिमंत विश्व शर्मा ने ट्वीट किया है अपने
प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है हैट्रिक विद अ सेंचुरी, क्योंकि 100 का आंकड़ा पार कर गया है गठबंधन, तो इसलिए उन्होंने लिखा है हैट्रिक विद अ सेंचुरी। जैसा मैंने पहले कहा कि आप तीसरी बार सत्ता में आ रहे हो यानी हैट्रिक लगा रहे हो, लेकिन वो हैट्रिक अगर एक सेंचुरी के साथ लगे तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। यानी तीसरे कार्यकाल में हम बात करते हैं एंटी इनकम्बेंसी की, लेकिन यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है। इसका मतलब है कि जनता ने आगे बढ़कर आपके शासन को स्वीकार किया। प्रोफेसर सुधीर सिंह, कि निश्चित तौर पर प्रो इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ी बात है। तीसरे टर्म में अगर 12-15 सीटें बढ़ रही हैं और बढ़ी हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि इस पर आइडियोलॉजिकल प्लैंक पे बातें नहीं हुई, नारों के आधार पर चुनाव नहीं लड़े गए, जमीनी विकास भी हुआ है। चूंकि लोकतंत्र में जब तक जनता के दरवाजे जो है कल्याणकारी योजनाएं नहीं पहुंचेगी, जनता बहुत हद तक लंबे कालखंड तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है। 15 साल से लगातार रहना और सीटों का बढ़ना इस बात को रेखांकित करता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम भी हुए हैं असम के अंदर। और लेकिन एक और चीज है कि इस जनादेश से चुनौती और बढ़ गई है। অধিক আসন লাভ কৰা এয়া প্ৰথম আৰু এক প্ৰকাৰ NDA আৰু BJPয়ে আজি অসমৰ ৰাজনীতিত ইতিহাস ৰচনা কৰিলে। মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু আমাৰ মিত্ৰ দলৰ হৈ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ কৃতজ্ঞতা আগবঢ়াইছো। নত কৰি প্ৰতিগৰাকী অসমবাসী আমি তেওঁলোকৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা আগবঢ়াইছো আৰু অসমবাসী ৰাইজক এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ মুহূৰ্তত আমি অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে ক'ব বিচাৰিম যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি আপোনালোকক দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাৰ বাবে আমি নিষ্ঠাৰে সৈতে কাম কৰিম। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা 10টা বছৰে যি ধৰণে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বিকাশত বৰঙণি যোগালে, আজি অসমৰ ৰাইজে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত পুনৰ এবাৰ আস্থা প্ৰকাশ কৰিলে। তৃতীয়বাৰ একেধাৰে আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অসমেও নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই পুনৰ এবাৰ আজি এই বিজয়ৰ ঐতিহাসিক মুহূৰ্তত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ দলটোক এই বিজয়ত নেতৃত্ব দিয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি শ্ৰী নীতিন নবীন ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা বিকাশলৈকে এই সমগ্ৰ কৰ্মযজ্ঞত আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰি থকা ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াকো আজি আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বিশ্বাস কৰিছিলে যে আমি নিৰ্বাচনত 100টাতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব পাৰিম আৰু সেই বিশ্বাসেৰে আমি ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছিলোঁ। ৰাইজক আমি বিনম্ৰতাৰে সৈতে ভোট বিচাৰিছিলোঁ। ৰাইজে হিয়া উজাৰি আমাক আশীৰ্বাদ কৰিলে। পুনৰ এবাৰ মই অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই মোৰ কৃতজ্ঞতা আৰু সমগ্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ দলৰ কৃতজ্ঞতা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সাংবাদিকসকলে যদি প্ৰথমতে আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিকসকলে মোক যদি কিবা প্ৰশ্ন সুধিব খোজে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে, আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিম। মই নাভাবোঁ যে নিৰ্বাচনত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টো কিবা ইছ্যু আছিলে। সদায় মই বিশ্বাস কৰিছিলোঁ যে জুবিন গাৰ্গ ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত। কংগ্ৰেছে নিজৰ মেনিফেষ্টোত জুবিন গাৰ্গৰ বিষয় উল্লেখ কৰি তেওঁলোকে অসমীয়া ৰাইজৰ পৰা বহু যোজন আঁতৰি গ'ল।
আৰু মই ভাবোঁ যে এনে ধৰণৰ যি কংগ্ৰেছে পৰাজয় লাভ কৰিলে তাৰ এটা কাৰণ হ'ল যে জুবিন গাৰ্গক লৈ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰা। অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছক আজি এই নিকৃষ্ট ৰাজনীতিৰ বাবে এক প্ৰকাৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে। মই আগতে কৈছিলোঁ যে তিনি গগৈ এই শব্দটোৱে আমাৰ জাতিটোক বিখণ্ডিত কৰাৰ এক প্ৰকাৰ ষড়যন্ত্ৰ আছিলে। অসমৰ ৰাজনীতিত কেতিয়াও উপাধি, জাতি আৰু বৰ্ণলৈ ৰাজনীতি হোৱা নাছিল। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈকে এই দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক ইতিহাসত উপাধিৰে সৈতে ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা এয়া এক প্ৰকাৰ আমি নজনা নুশুনা এক প্ৰচেষ্টা আছিলে। যদি আপোনালোকে গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈকে ৰাজনৈতিক ইতিহাস চাই কেতিয়াও উপাধিৰে ৰাজনীতি কৰিব কোনেও বিচৰা নাছিল, কংগ্ৰেছেই হওক বিজেপিয়ে হওক। এইবাৰ প্ৰথম উপাধিৰে সৈতে ৰাজনীতি কৰিব বিচৰা হৈছিল, তাক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে। আৰু মই আগতেই কৈ অহাৰ দৰে যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মঞ্চত গগৈও আছে, বৰগোহাঁইও আছে, বুঢ়াগোহাঁইও আছে, দাস কলিতা কোচ ৰাজবংশী, পাহাৰ ভৈয়ামৰ জনজাতীয় সকলো লোকৰ সমাৱেশ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত আছে। সেইকাৰণে আমি বৰাকৰ পৰা পাহাৰলৈ, নামনিৰ পৰা উজনিলৈ, মধ্য অসমৰ পৰা আমি সমগ্ৰ ভূখণ্ডত আমি শক্তিশালীভাৱে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। অসমৰ ৰাইজে এই তিনি গগৈ ৰাজনীতিক দৃঢ়তাৰে সৈতে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে আৰু দুজন গগৈ অসমৰ ৰাইজে নিৰ্বাচনত পৰাজিতও কৰিলে। तो गुवाहाटी में इस वक्त भाजपा मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं हिमंत बिस्व शर्मा, जहां पर उन्होंने स्थानीय भाषा में हालांकि अपना संबोधन दिया, लेकिन उससे पहले प्लेटफॉर्म एक्स पर हम जानते हैं उन्होंने एक ही लाइन में अपनी जीत को परिभाषित कर दिया, शतक के साथ हैट्रिक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे हमारे पैनल के साथ। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप लगातार देख रहे हैं जनादेश, जिसमें हम इस वक्त की चुनावी तस्वीर क्या उभर कर आ रही है उस पर लगातार बात कर रहे हैं। आंकड़े आपके सामने जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्योंकि असम और पश्चिम बंगाल, असम में हैट्रिक लगा रही है भाजपा, तो पश्चिम बंगाल में इतिहास रचते हुए पहली बार अपनी सरकार बना रही है। पुडुचेरी में भी AINRC के साथ बीजेपी का गठबंधन वापस सत्ता में आ रहा है। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर, लगभग 6 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए और हौसला अफजाई करने के लिए। इस वक्त पैनल हमारे साथ बना हुआ है और अगला सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि हम असम की तस्वीर दिखा रहे थे कि कैसे असम में इस वक्त जश्न का माहौल है और इस जश्न के माहौल के बीच हिमंत बिस्व शर्मा ने जब प्रेस को संबोधित किया तो तमाम बातों को सामने रखा। हालांकि उन्होंने समय में बात की थी, लेकिन रविंद्र कुमार जी क्या लगता है आपको कि असम में जिस तरीके के हैट्रिक हुए, क्योंकि एक बड़ा कारण माना जा रहा था कि जो परिसीमन हुआ है उसे लेकर भी हालांकि विपक्षी दल कह रहे थे कि भाई परिसीमन में ही इतना हेरफेर किया गया कि हमको मौका ही नहीं लगा कि हम अपने समीकरण बिठा सके। देखिए, कोई भी मौजूदा जो सरकार होती है वो अपने हिसाब से कराती है। दिल्ली में भी शीला दीक्षित, आपको याद होगा कि इस तरह से परिसीमन कराएं कि 20 ऐसी सीटें हैं, 25 सीटें जो बीजेपी कभी जीत नहीं सकती, ऐसे कहा जाता था। लेकिन असम में परिसीमन के अलावा कई बातें, देखिए मार्च में जब हिमंत बिस्व शर्मा से जब मुलाकात हुई थी गुवाहाटी में,
उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा हूं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो गांव शहर कस्बे के हैं जो हमें प्रभावित कर सकते हैं, हमारे खिलाफ जा सकते हैं, और ऐसे 100 से ज़्यादा मुद्दे उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे और उसको 1 महीने के अंदर उसे रेक्टिफाई भी किया। जहाँ जहाँ किसी गांव में कोई अगर समस्या है, किसी कस्बा में समस्या, लोगों से जुड़ा हो, क्योंकि उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव 2024 में हमें इसका भुगतान भुगतना पड़ा था केंद्र सरकार को, बीजेपी को, तो हम वो असम में नहीं चाहते थे और एक तरह से माइक्रो मैनेजमेंट करके उन सभी समस्याओं को जो जमीन पर था उसे दूर किया। दूसरा, जो कांग्रेस के बचे कुचे नेता थे उनको पार्टी में लाया। आपने देखा होगा कि जो एक बड़े नेता थे कांग्रेस के, ऐलान किया है 2 दिन पहले कि उनको हम बीजेपी में ला रहे हैं और उनको चुनाव लड़ाएंगे पार्टी से, जबकि वो पूर्व अध्यक्ष थे। तो बीजेपी को बीजेपी में शामिल करा। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो वहाँ विकास हो रहा है उसको जमीन पर उतारा, चाहे सड़क हो या फिर हाईवे हो या फिर जो भी विकास के मायने होते हैं, जमीन पर एग्रेसिव ढंग से उतारा। तो हिंदुत्व भी, घुसपैठियों को बाहर हटाना और साथ साथ विकास के एजेंडे को लेकर कांग्रेस को मुक्त करना, वहाँ से नेतृत्व विहीन करना, ये इसके कारण से कहीं नहीं कि 100+ और ये सेंचुरी मारा गया है हिमंता विश्व शर्मा द्वारा। जी, तो जैसे कि हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि असम ने विकास की रास्ता उन्होंने चुना है। उन्होंने ये भी बोला है साथ में कि ये जो कंफ्यूजन की राजनीति होती है इसे पूरी तरह असम ने रिजेक्ट कर दिया, यानी वोटर बहुत स्पष्ट था इस बात को लेकर कि वो किस मुद्दे पर किसको वोट दे रहा है, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं थी यहाँ पर। प्रोफेसर सुधीर सिंह, आपको लगता है कि ये जो इस बार का शतक के साथ सेंचुरी है, जिस तरीके की माइक्रो मैनेजमेंट की बात की जा रही है, कहीं विपक्ष खड़ा नजर नहीं आ रहा? मतलब गौरव गोगोई का खुद ही अपनी ही सीट से चुनाव हार जाना, जिसे मुख्यमंत्री का चेहरा बना रही थी कांग्रेस। देखिए, बड़ा स्तर का जीत है, उसके कई एक कारण है। केंद्र सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। आज आप किसी भी नॉर्थ ईस्ट के बड़े शहर को जाइए, गुवाहाटी, शिलोंग, अगरतला, आइजॉल, सब जगह डायरेक्ट फ्लाइट है। आप ज़्यादा नहीं, 12-13 के पहले का कालखंड देखिए, 2-1 जगह फ्लाइट थी। तो ये हुआ, फिर मैसिव लेवल पे रोड बना है और फिर एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, उसको साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ना है, वो एक विकास का एक लेवल है। दूसरा लेवल है कि इंटरनल लेवल पर जो गांव से शहरों को जोड़ना है, गरीब लोगों को कुछ देना है, उनको मुख्य धारा में लाना है, किसी को बकरी देना है, किसी को गाय देना है, छोटे माइक्रो लेवल पे भी काम काफ़ी हुए। और सिर्फ मैं ये बार बार दोहरा रहा हूँ कि सिर्फ विचारधारा के आधार पर आप तीसरी बार चुनाव, और वो भी 28-20 सीट प्लस करके नहीं जीत सकते। आपको लोगों के छोटे छोटे माइक्रो डिमांड्स को फुलफिल करना पड़ता है, विकास उनके दरवाजे तक पहुँचाना पड़ता है, और निश्चित तौर पर बीजेपी ने ये काम बखूबी किया है आसाम में, इसलिए तीसरी बार जीती। जी, लेकिन रोशनलाल गौर जी, क्या ये कहना सही होगा कि असम की जो ये जीत है इसको पश्चिम बंगाल की जीत के साथ जोड़कर भी देखा जाना चाहिए कि हिंदुत्व की विचारधारा को एक नए मंच पर अब खड़ा कर दिया है भाजपा ने? देखिए, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसकी जीत बीजेपी के लिए अलग मायने होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई वर्षों से बीजेपी कोशिश कर रही थी वहाँ पाँव जमाने की, तो वहाँ उनका पाँव जम गया है। तो अब बीजेपी को जो उनके दक्षिण के राज्य वहाँ फोकस करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो असम और बंगाल की जो एक समस्या है वो है घुसपैठ की। जो बांग्लादेश से जितनी घुसपैठ असम की तरफ होती है उतनी ही घुसपैठ पश्चिम बंगाल की तरफ है। तो वो घुसपैठ का मुद्दा दोनों तरफ था और लोगों को विश्वास जो बीजेपी ने जगाया है कि हम ही इन घुसपैठियों को निकाल सकते हैं और जो हाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो लोगों ने विश्वास जताया उस पर, क्योंकि देखिए जब जीत होती है तो जीत के बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं, जब हार होती है तो बहुत सारे उसके कारण गिनाए जाते हैं। पर मुख्य तौर पर जो बात थी कि लोगों ने बीजेपी और बीजेपी की जो सरकारें हैं तमाम राज्यों में, केंद्र में सरकारें, उनको लगा कि ये ठीक काम कर रहे हैं और ये जो बोल रहे हैं उस पर खरा उतरेंगे। तो विश्वास के साथ लोगों ने वोट डाला और उसी विश्वास पर अब मुझे लगता है कि अब इनको खरा उतरना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो घुसपैठ की है उनको ये कैसे टैकल करेंगे, वो सबसे बड़ी बात है जी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर एक्शन भी जमीन पर दिखते आ रहा है। ऐसे में रविंद्र जी, जैसे अभी हम जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में निर्देश दे दिए गए हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए, जितना मुश्किल, जितना जटिल रहा पश्चिम बंगाल में सत्ता तक आना,
उतना ही आपको लगता है कि उतना जटिल भी रहेगा कि उसके बाद जो वायदे किए गए हैं, खासकर हिंसा नहीं होनी चाहिए इस बात को लेकर, और विकास तो जाहिर है कि वो तो उस पर तो बीजेपी काम करती ही आ रही है, लेकिन अपने वायदों को पूरा करने के साथ साथ सत्ता हस्तांतरण में कहीं कोई अब हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित करना भी एक चुनौती रहेगा। उसके लिए आपने देखा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि 700 कंपनियां वहां पर रहेगी अगले 6 महीने तक। तो जाहिर सी बात है, बीजेपी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार है होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जो फोर्स है पैरामिलिट्री, ये पश्चिम बंगाल में हर क्षेत्र में रहेगी, चाहे वो मिदनापुर हो या फिर कोलकाता हो, किसी भी क्षेत्र में रहेगी। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव में एक और प्रभाव जरूर पड़ा है बांग्लादेश का। पिछले 1-1.5 साल पहले जो वहाँ पर हुआ है बांग्लादेश में, जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हुआ, जला दिया गया, उसका कहीं ना कहीं रेप्लिका अगर बंगाल में भी देखने को मिलता था। यहाँ पर भद्र लोग जो थे, भद्र लोगों का आपने देखा होगा कि भद्र लोग ये बहुत आश्वस्त रहते थे कि जो कुछ हो रहा है दूसरे लोगों के साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा। लेकिन बंगाल में इस बार कलकत्ता में या कई बड़े शहरों में देखा गया कि महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ, उसमें भद्र लोग भी प्रभावित हुए हैं। तो इसलिए भद्र लोग हो या आम लोग हो, अपनी सुरक्षा, राज्य के विकास दोनों को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित है, और इसलिए हिंदुत्व को मुद्दा बनाते हुए उन्होंने बीजेपी को साथ दिया। और एक बात और है, जब बंगाल के लोगों ने ये देखा कि असम में इतना डेवलपमेंट हुआ है, जो बहुत पिछड़ा था बंगाल से, बिहार बहुत आगे निकल गया, जो बीमारू प्रदेश था, उत्तर प्रदेश बहुत आगे निकल गया, नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमारा बंगाल क्यों 15 साल पहले, 20 साल पहले वाला बंगाल अभी तक है? तो आगे बढ़ना है तो बीजेपी को लाना है। तो ये चुनौती रहेगी कि आगे कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पर लगातार दौरा भी होगा, और सबसे बड़ी बात होगी कि जो भी सरकार होगी अमित शाह के निगरानी में वहाँ चलेगी, ये तो तय है। जी बिल्कुल, लेकिन फिलहाल सबको इंतजार रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय में दिल्ली में पहुंचेंगे और वहां जिस तरीके की जश्न की तैयारी की गई है, क्योंकि ये आज की जीत पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि रही है पश्चिम बंगाल, और वहां पर हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर पहुंचना और सत्ता पर काबिज होना, ये बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है। फिलहाल हमारे पैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे, लेकिन नए पैनल के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, जुड़ेंगे एक नए पैनल के साथ। फिलहाल यहाँ पर आपको जाते जाते एक महत्वपूर्ण पोस्ट जो की गई है एक्स पर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल की जनता को कोटि कोटि नमन। ये प्रचंड जनादेश भय